हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेंजीन की केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि बेंजीन को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, क्या बेंजीन की खास बातें हैं जिसकी वजह से वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल है। हमें उसके स्ट्रक्चर में दिखता है कि डबल बॉन्ड्स हैं, अनसैचुरेशन होगा, एल्कीन जैसा बिहेव करेगा, लेकिन क्यों वो एल्केन्स जैसा बिहेव करता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें होंगी जो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं कि बेंजीन को प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, और उसके लिए कुछ रिएक्शंस हैं मुझे लगता है, और सजेस्टिबल भी है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रख लीजिए कि बेंजीन कैसे बनता है। एज सच उनके मैकेनिज्म्स पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की अभी क्लास 11th के अंदर जरूरत नहीं होगी। जैसे एक रिएक्शन मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताई थी कि अगर आप एल्काइंस का पॉलीमराइजेशन करना चाहें, लाइक 3 मोल एसिटिलीन ले लिया मैंने, Fe या कॉपर की ट्यूब में 870 केल्विन पे अगर मैं इसको गर्म करूं तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप चाहें कि क्या एल्काइंस में सिर्फ यही काम कर पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं प्रोपाइन ले लेता हूं यहां पे, तो प्रोपाइन भी ठीक इसी तरह से कुछ एरोमेटिक कंपाउंड, लाइक ये वाला एक एरोमेटिक कंपाउंड वो बनाता है। बट मुझे सिर्फ बेंजीन पे फोकस करना है, तो सिर्फ इसी पर्टिकुलर रिएक्शन पे फोकस रहेगा। अगर मैं कोई और बेंजीन की प्रिपरेशंस की रिएक्शन ध्यान रखना चाहूं, तो एक हमारे पास कंपाउंड आता है डाइजोनियम क्लोराइड। पूरा नाम है इसका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये आपका वो कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये बनाया कैसे जाता है, तो वो एक अलग स्टोरी रहती है। लाइक जैसे हमारे पास एक स्टार्टिंग रिएक्टेंट होता है एनिलीन, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। ये बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ, इसको लो टेम्परेचर पे नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है HNO2, तो ये डाइजोनियम क्लोराइड बनता है जो मैंने यहां स्टार्टिंग पे लिया है। तो इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर मैं H3PO2 क्यूप्रस आयंस के साथ रिड्यूस करता हूं, तो ये एक डीअमाइनेशन रिएक्शन होता है जिसमें आपको बेंजीन मिलता नजर आएगा। आप अगर चाहें कि मुझे नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन बनाना है, एज सच कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं दिखेगी आपको कि आप सीधा यहां से NO2 को हटा पाएं, तो आप इस नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड देन NH2 को डाइजोनियम में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड फिर डाइजोनियम का क्यूप्रस आयंस के साथ रिडक्शन करके बेंजीन बना लेते हैं। बट हम लोग क्योंकि 11th क्लास में नाइट्रो से ये कैसे बनेगा ये नहीं पढ़ाने वाले, या इससे ये कैसे बना होगा ये भी नहीं पढ़ाने वाले, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग पे ही बोल दिया कि आप कोशिश करें कि ये जो 3-4 रिएक्शंस मैं बता रहा हूं, आप इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रैम्ड फॉर्म में याद रख लें, और इसमें फालतू घुसने की कोशिश अभी ना करें। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, यहां पे फिनोल का मैं जिंक के साथ हीटिंग कर रहा हूं, जिंक ऑक्साइड यहां से बाहर हो जाएगा और आपके पास अगेन बेंजीन मिलेगा। या मान लीजिए मैं क्लोरोबेंजीन ले लेता हूं, तो क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन कर देता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये बेंजीन में बदल जाएगा। ये भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो सकता है। या अगर मैं बेंजोइक एसिड ले लूं, तो बेंजोइक एसिड को NaOH के साथ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो सकता है। थोड़ा मैकेनिज्म रिकॉल करेंगे तो एल्केन्स के दौरान बताया था मैंने, एल्केन्स की प्रिपरेशन के दौरान, कि OH नेगेटिव यहां से H को आउट करेगा। थोड़ा सा एक्सपेंडेड दिखा देता हूं, वो रिएक्शन भी याद आ जाएगी जो हमने वहां पढ़ी थी। ये देखिए, ये ऐसा था बेंजोइक एसिड, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, यहां से H को आउट कर देगा। ये लीजिए H आउट हो गया, H प्लस की फॉर्म में। ये नेगेटिव यहां पे पाई में कन्वर्ट हो जाता है, और ये यहां पे फिनाइल एनायन बन जाता है, और वो आपने जो भी OH और H का वाटर बनाया है उसके एक H को ले लेता है, और फाइनली बेंजीन बन जाता है। बट मैं फिर दोबारा से फाइनली अपने वर्ड्स को यहीं क्लोज करते हुए कहूंगा कि आप सिंपल याद रखें कि किस किस तरह से हम बेंजीन को बना सकते हैं।
तो 1 2 3 4 5 ये मैक्सिमम रिएक्शंस बता रहा हूं जो आपको इस चैप्टर के अंदर याद रख लेनी है बेंजीन की प्रिपरेशंस को लेके। हम लोग सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि स्टेबिलिटी क्या है बेंजीन की, क्यों बेंजीन इतना ज्यादा स्टेबल है, क्या उसके पीछे वजह हो सकती है। सो सी हियर, ये पहले तो आप देखें बेंजीन कुछ ऐसा होता है कि हर कार्बन यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एक फ्लैट प्लेन स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, और हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल रहती है अनहाइब्रिडाइज्ड, जिसको पाई बॉन्ड बनाना होता है लाइक दिस, सीट लाइक दिस। ये सभी कार्बन्स की p ऑर्बिटल्स हैं। यहां देखें, थोड़ा बड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये सभी कार्बन्स हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एक एक p ऑर्बिटल सबके पास अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ी होती है, सीट लाइक दिस। ये ऐसे पड़ी हुई हैं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स, और उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। रेजोनेंस की स्टोरी हमें बताती है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप कर सकते हैं, ये दो पाई p ऑर्बिटल्स, सॉरी, ये दो p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकती हैं, ये दो ओवरलैप कर सकती हैं, और ये दो ओवरलैप कर सकती हैं। रिजल्टिंग आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। बट अगले ही पल ध्यान आता है कि ये दो भी कर सकती हैं, ये दो भी कर सकती हैं, और ये दो भी कर सकती हैं। रिजल्ट मतलब इस तरह का भी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो क्योंकि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं विद नो रियल एग्जिस्टेंस, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो रियल स्ट्रक्चर इन दोनों के कहीं बीच में लाई करता है, जिसको मैं कुछ इस तरह से दिखाता हूं, जहां पे सभी कार्बन्स के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, ये 6 इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक ए रिंग इस सरफेस के ऊपर डीलोकलाइज्ड होते हैं, यूं घूमते रहते हैं। क्योंकि ऐसा तो कोई जरूरी नहीं था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले लोब में होंगे। प्रोबेबिलिटी है ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। मतलब ऊपर या नीचे ये रिंग कहीं पे भी हो सकता है। हम लोग क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते कि ऊपर होगा या नीचे होगा। 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, और इस प्लेन सरफेस के ऊपर या नीचे जस्ट एक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये बेंजीन का बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, जिसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूं, और रियल स्ट्रक्चर इन बिटवीन द टू होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रिंग की फॉर्म में डीलोकलाइज्ड होते हैं। क्या वजह स्टेबिलिटी की, क्यों कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होता है? तो हमें कई कंसेप्ट्स बताए जाते हैं उसके पीछे की भाई, लाइक जैसे रेजोनेंस अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर है तो वो स्टेबल होता है। हाउ दैट रेजोनेंस क्रिएट स्टेबिलिटी। मान लीजिए मेरे पास ये एक कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर आके छोड़ देता हूं क्या है, बस इस पॉइंट पे फोकस करते हैं। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये विदाउट चार्ज है। किसी एक H+ को इसे पकड़ना है। इधर फिर देखिए दोबारा, ये CO पे नेगेटिव चार्ज है, इधर कुछ और लगा हुआ है। अब क्या हो रहा है? क्या यहां पे रेजोनेंस हो रहा है? नहीं, आगे कोई पाई बॉन्ड तो है नहीं। ऑक्सीजन से नेक्स्ट कार्बन पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा। O का जो नेगेटिव चार्ज है 100% O पे ही पड़ा है, इसको H+ पकड़ना है। और ऊपर वाले केस में भी O पे नेगेटिव चार्ज है और उसको H+ पकड़ना है। मैं इस स्ट्रक्चर को ऊपर बनाने की कोशिश करता हूं। इस बेंजीन को हटा देते हैं यहां पे। सी, ये इस O पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब वही 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और बाकी ये 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, और इसको H+ पकड़ना है। कौन ज्यादा जल्दी H+ पकड़ पाएगा, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ये अगर H+ को जल्दी पकड़ता है तो ये अच्छा रिएक्टिव रहेगा, ये अगर H+ को पकड़ता है तो ये अच्छा रिएक्टिव रहेगा। अब यहां परेशानी क्या है, रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस की वजह से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन रहा है, सीट लाइक दिस। ये कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्योंकि दो बन रहे हैं, तो रियल स्ट्रक्चर दोनों में से कोई भी नहीं है। रियल स्ट्रक्चर दोनों के कहीं बीच में है, मतलब यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड्स हैं,
नेगेटिव चार्ज यहां पे भी पार्शियल है और यहां पे भी पार्शियल है, था तो एक नेगेटिव बट दो ऑक्सीजन्स पे डिलोकलाइज्ड है। मतलब अगर मैं नेगेटिव चार्ज डेंसिटी देखूं तो 50% यहां है, 50% यहां है, जबकि यहां पे तो वो कहीं जा ही नहीं थी, 100% यहीं पे है। एक ही स्ट्रक्चर है तो ओ पे नेगेटिव पड़ा होगा। तो क्योंकि यहां पे तीन जगहों पे नेगेटिव घूम रहा था, तो सॉरी दो जगह पे नेगेटिव घूम रहा था, तो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी नियरली 50% थी। पकड़ना तो इस एच को है। अब 50% नेगेटिव वाला ओ पकड़ेगा तो उतना एफिशिएंटली नहीं पकड़ पाएगा जितना 100% नेगेटिव वाला ओ पकड़ेगा, रिजल्टिंग ये मोर रिएक्टिव होगा। और अगर मोर रिएक्टिव होगा तो मतलब लेस स्टेबल होगा, और अगर ये मोर स्टेबल होगा तो इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव होगा। तो फिर हमें समझ में आता है कि शायद रेजोनेंस एक वजह है जो स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और डेफिनेटली ये एक वजह है। हम लोग इन जनरल देखते हैं कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल की। क्योंकि अब मैं यहीं पे एक और एग्जांपल आपके सामने पेश करूं तो मान लीजिए ये मेरे पास कोई कंपाउंड था जहां एस पे नेगेटिव, ओ पे नेगेटिव चार्ज है, और रेजोनेंस हो सकता है, ये नेगेटिव यहां भी हो सकता है, ये नेगेटिव यहां भी हो सकता है। मतलब तीन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और तीन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो एक ऑक्सीजन पे तो नियरली 33% है, यानी कि H+ को कैप्चर करने का पावर उसका और रिड्यूस हो जाता है। रिजल्ट ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, कम रिएक्टिव हो जाएगा, और स्टेबिलिटी की वजह रेजोनेंस। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 100% ऐसा होगा कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा हमेशा स्टेबिलिटी होगी। वो डिपेंड भी करता है कि जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, क्या वो इक्वल कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। हाँ, इक्वल कंट्रीब्यूट कर पाते हो तो फिर डेफिनेटली स्टेबिलिटी बढ़ती ही जाएगी। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो हमें लगा कि बेंजीन के अंदर भी ऐसा ही कुछ था, बेंजीन के अंदर भी रेजोनेंस हो रहा था, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी होती होगी। तो मैं एक बार आपको स्टेबिलिटी की थोड़ी सी और कहानी भी सुनाना चाहता हूं। मैं आपको एक बार एल्कीन्स पे लेके चलता हूं। मेरे पास ये एक एल्कीन है, मेरे पास एक ये एल्कीन है, मेरे पास एक ये भी एल्कीन है। सब अलग अलग एग्जांपल्स पुट किए जा रहा हूं मैं, और ये मैं लास्ट एग्जांपल पुट कर रहा हूं एल्कीन का। आप कुछ और ज्यादा भी बना के इस बात को समझ सकते हैं, बट मैं सिर्फ इन 4 एग्जांपल्स पे ही स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को समझाने की कोशिश करूंगा। कौन सा एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा? पहले तो ये देखो रिएक्टिविटी क्यों है। मैंने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसके अंदर डाला हो तो जो इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ ज्यादा आसानी से खींच पाएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब लगता है कि पाई बॉन्ड तो सबके पास है, वही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां है, वही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां है, और वही इन दोनों में है जिसको इस E+ को अपनी तरफ खींचना है। तो रिएक्टिविटी तो सेम होनी चाहिए, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी क्या है इसको देखिए आप। क्या ये स्ट्रक्चर प्रोटीन का 100% परफेक्ट है? नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है यहां पे। वो कैसा हाइपर कॉन्जुगेशन? ये आपका वो एल्काइन था जहां इस डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे CH सिग्मा बॉन्ड्स थे, और CH सिग्मा इन पाई के साथ कॉन्जुगेशन करता था, रिजल्टिंग इसका एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनता था ये वाला। यहां ये H+ रह जाता, ये एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर था, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये सिग्मा पाई के साथ कॉन्जुगेशन करता, ये सिग्मा पाई बन जाता, और पाई ऊपर आगे लोन पेयर बन जाता। ये वाला H भी पार्टिसिपेट कर सकता था, मतलब ये भी एक स्ट्रक्चर हो सकता था। ये वाला H भी पार्टिसिपेट कर सकता था, मतलब ये भी एक स्ट्रक्चर हो सकता था। तो उस प्रोटीन के रियल स्ट्रक्चर को 4 स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करते। 3 तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाले, मैंने एक दिखा रखा है प्रेजेंटली, 3 बनाए थे। तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव वाले, एक जो आपको बुक में दिखा रखा है मोर्स कंट्रीब्यूटर। तो टोटल 4 जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये जो 3 बन रहे हैं ना, ये 3 सजेस्ट करते हैं कि यहां पे तो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा यहां खिसक गया है। क्योंकि ये देख लीजिए आप, यहां इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड है। इसका रियल स्ट्रक्चर अगर हाइपर कॉन्जुगेशन पे जाके देखें हम,
तो इसका रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सी इट लाइक दिस, कुछ ऐसा है। यहां पार्शियल डबल बॉन्ड है और यहां भी थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड है। ये थोड़े वीकंड बॉन्ड है, थोड़े से वीकंड बॉन्ड है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड होना मतलब यहां प्योर डबल ना होना, और प्योर डबल ना होना तो कुछ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे एग्जिस्ट करना। अगर मैं ये बोलूं कि वो तीन स्ट्रक्चर मियरली 15% कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, तो यहां पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड 85% हो गया और यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड 15% हो गया। ये तो श्योर है कि इलेक्ट्रोफाइल तो 85% इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे ही जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां अगर 100% होता तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी भागता। यहां पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, और जब यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड 100% यही इन्हीं दो कार्बन के बीच में पड़ा हुआ है। रिजल्टिंग वो इलेक्ट्रोफाइल्स को ज्यादा आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है, ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेस स्टेबल होगा। यहां पे वो थोड़ा सा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो गया, क्योंकि तीन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे थे जहां पे यहां डबल था ही नहीं। तो डबल था नहीं तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो रहा है, रिजल्टिंग इलेक्ट्रोफाइल्स को कम अट्रैक्ट कर रहा है, मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। यहां तो ये और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? देखिए आप, इस डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट पे कार्बन पे 3H हैं और इस डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट पे भी 3H हैं। अगर आप इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहां जैसे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मैं बना पा रहा था, यहां पे तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना पाऊंगा। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी हम ऐसे ही देखते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे जाके H काउंट करते हैं, जितने ज्यादा H होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। और यहां पे आप जाके देखिएगा तो 12 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे 3H, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे 3H, एंड सिमिलरली यहां पे भी 3H। तो टोटल 12H हैं यहां पे जो इस डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, मतलब 12H होंगे जो इसको यहां से गायब करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। रिजल्टिंग यहां पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी कम हो जाएगा। रिजल्टिंग आपको जो एडिशन प्रोसेस दिखेगा इलेक्ट्रोफाइल का वो कम होगा। ये बहुत 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 ज्यादा स्टेबल एल्कीन रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल्स को उतना आसानी से ऐड नहीं करेगा जितना आसानी से ये एल्कीन ऐड करता था। सो इस पे फोकस करते हैं। ये तो बात समझ में आ गई कि भाई हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर ज्यादा बनेंगे तो मतलब एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। ये हम कहां गुम हो गए? बेंजीन पढ़ रहे थे, बेंजीन की स्टेबिलिटी पढ़नी थी और चले गए एल्कीन्स की स्टेबिलिटी बताने। बट एक पॉइंट समझना है हमें, जिसको समझ के हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन पे पूरी तरह से कमांड कर पाए। तो ये हमारे पास वो बिट2ईन है जिसके मैं 2 फॉर्म्स जानता हूं। एक फॉर्म है मेरे पास सिस और एक फॉर्म है मेरे पास ट्रांस। ये 2 फॉर्म्स होते हैं और इन 2 फॉर्म्स में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? वैसे तो सिंपल सी बात बता सकता हूं, सिमेट्रिक ज्यादा स्टेबल होते हैं तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन की कहानी पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये भी 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाता है और ये भी 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। तो फिर वाई कि ये ज्यादा स्टेबल? रेजोनेंस तो एक वजह थी ही सही जिसकी वजह से मैं पता करता हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हाइपर कॉन्जुगेशन उससे कंपेरेटिवली कम स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, बट करता है वो। अब मुझे इन दोनों में देखना था कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो मेरे पास एक ट्रिक है, मुझे ऐसा भी बोलना चाहिए कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि मैं किसी भी एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करता हूं 1 मोल। तो जब मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूं तो उस टाइम पे वो हीट रिलीज करता है। 1 मोल हीट रिलीज किए जाने पर, 1 मोल हाइड्रोजन ऐड किए जाने पर जो हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। 1 मोल हाइड्रोजन ऐड किए जाने पर किसी भी सिस्टम में जो हीट रिलीज हो रही है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लिया एल्कीन इथीन और उसके अंदर 1 मोल हाइड्रोजन ऐड किया। एक मैंने बॉडी लिया प्रोपीन और उसके अंदर 1 मोल हाइड्रोजन ऐड किया। यहां मुझे कुछ हीट रिलीज हुआ, मान लीजिए 200 किलो जूल बोल देता हूं मैं, और यहां मुझे हीट रिलीज हुआ। अब मुझे लगता है कि काम तो सेम था, पाई बॉन्ड 1 ब्रेक करना है, दोनों में 2 सिग्मा बॉन्ड्स H जुड़ने हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड H तोड़ना है, तो एनर्जी चेंज तो सेम होना चाहिए। तो जो 200 किलो जूल यहां हीट रिलीज हो रहा है वही यहां पे रिलीज होना चाहिए। ऐसा थ्योरेटिकली मुझे देखने पे लग रहा है।
फिर दोबारा समझें, एक पाई बॉन्ड यहां तोड़ना है, एक यहां तोड़ना है, ठीक है। एक सिग्मा यहां तोड़ना है, एक सिग्मा यहां तोड़ना है, ठीक है। दोनों सेम बॉन्ड्स हैं, तो तोड़ने में मुझे लगा कि सेम एनर्जी लगानी पड़ेगी। और बदले में जब प्रोडक्ट बनाऊंगा, लाइक ये प्रोडक्ट बनाऊंगा यहां पे और ये प्रोडक्ट बनाऊंगा यहां पे, तो मुझे दो दो सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं, तो एनर्जी जो निकलेगी, हीट जो निकलेगी, वो भी सेम निकलेगी। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी सेम होना चाहिए। बट इन रियल में क्या देखता हूं, यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेसर निकल रहा है। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्योंकि यहां पे लेसर निकल रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि यहां हीट लो निकला, मतलब इसकी इनहेरेंट एनर्जी लो है, और इसकी इनहेरेंट एनर्जी लो है, तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा डीप में मत सोचिए, बस इतना सोचिए कि अगर किसी एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करते हुए लेसर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होगा, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। और हमने प्रैक्टिकली भी देखा कि ट्रांस का जब मैं हाइड्रोजनेशन करता तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेस निकलता, जबकि सिस का जब मैं हाइड्रोजनेशन करता तो सिस के केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा निकलता। और इसमें क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेसर था, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ग्रेटर थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम एक बार कुछ एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन देखते हैं कि कैसे बदलती है। तो देखिए, मेरे पास एक कंपाउंड था प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन था। मैंने इसका हाइड्रोजनेशन किया और ये प्रोपेन में बदल गया। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकला, सपोज करें 200 किलो जूल। मैं एग्जैक्ट डेटा उठा के नहीं पुट कर रहा, सिर्फ अपनी बात को समझाना चाह रहा हूं। तो उस बात को समझने के लिए डेटा रियल है या हाइपोथेटिकल, उस पर वर्कआउट मत कीजिएगा, वो जस्ट समझने की कोशिश कीजिएगी। सपोज कीजिए 200 किलो जूल हीट निकला, तो मतलब ये बॉन्ड टूटा है एंड ये बॉन्ड टूटा है, दो नए बॉन्ड बने हैं, 200 निकल गया। अब मेरे पास एक कंपाउंड है कुछ ये वाला, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, और मैंने यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन चाहा, 2 मोल हाइड्रोजन ऐड करना चाहा। तो 2 मोल हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो ये मेरे पास 6 कार्बन का एक कंपाउंड बन जाएगा। सही है जी, 6 कार्बन का एक एल्केन बन जाएगा। हीट निकलेगा, कितना निकलेगा ये देखो, यहां एक डबल बॉन्ड पे जब एडिशन कर रहा था तो 200 निकला। यहां 2 ऐसी सिचुएशंस है जहां पे हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं, तो हीट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 400 किलो जूल निकलना चाहिए, और इन रियल भी वही हुआ। लगभग 400 किलो जूल एनर्जी ही रिलीज हुआ। सही है। तो फिर अब मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया ये वाला, CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये वाला मैंने एग्जांपल ले लिया। ये लीजिए, ये वाला एग्जांपल ले लिया। अब जब ये वाला एग्जांपल लिया तो यहां मैं क्या देख रहा हूं, डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहां पे नहीं है ऐसा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कोई बात नहीं, अल्टरनेट प्रेजेंट है तो उससे क्या होगा, उससे सिर्फ रेजोनेंस होगा। यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा था, यहां रेजोनेंस हो रहा है। सही है। तो हाइड्रोजन तो मुझे वैसे ही ऐड करना है जैसे मैं पहले ऐड कर रहा था, 2 मोल हाइड्रोजन ऐड करूंगा, और 2 मोल हाइड्रोजन ऐड करने पे मुझे सेम वही प्रोडक्ट मिलेगा, सैचुरेटेड। हीट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ये भी वैसा ही सीन है जैसा यहां पे था, और ये भी वैसा ही सीन है जैसा यहां पे था। बट जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलता है वो कुछ कम निकलता है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है मुझे कि ये वाला एल्कीन इस एल्कीन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, लेस एनर्जी पोजेस करता है, लेस इनहेरेंट एनर्जी है उसकी, मतलब ये मोर स्टेबल है। फिर जाके स्ट्रक्चर देखता हूं तो पता चलता है हाँ यहां रेजोनेंस हो रहा है, इस वजह से वो मोर स्टेबल है। अगर मैं आपको ये एक कंपाउंड दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान देना, मैं बेंजीन की तरफ चल रहा हूं अब, बस ज्यादा देर यहां पे इन डिस्कशंस को कैरी नहीं करेंगे। इसको देखिए आप, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, और ये तीसरा डबल बॉन्ड, मतलब मैं इसके अंदर 3 मोल हाइड्रोजन डालना चाहता हूं। तो 3 मोल हाइड्रोजन डालने पे ये कोई एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा जितने भी कार्बन की चेन है। 3 डबल बॉन्ड्स की एवरेज में यहां पे आई एम एक्सपेक्टिंग 600 किलो जूल एनर्जी, क्योंकि एक बॉन्ड पे 200 किलो जूल 200 किलो जूल निकलती थी, तो 3 आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, 600 किलो जूल एनर्जी निकलेगी, लगभग इतनी ही निकलती है। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हो जाए, लाइक सी दिस वन,
वही 3 डबल बॉन्ड्स हैं, वही 3 मोल हाइड्रोजन ऐड करूंगा, वही एक्सपेक्ट करूंगा कि 600 किलो जूल हीट रिलीज हो, लेकिन वो 600 किलो जूल हीट रिलीज ना होके यहां पे कुछ 540 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट कम रिलीज हो रही है वो क्लियरली सजेस्ट करता है कि इस एल्कीन की इनहेरेंट एनर्जी कम है, मतलब इसके अंदर स्टेबिलिटी का कंटेंट ज्यादा है, हीट का कंटेंट, एनर्जी का कंटेंट कम है। और वो वजह क्या है? पाई सिग्मा पाई, मतलब रेजोनेंस। मतलब मुझे लगा कि रेजोनेंस ने इसको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल बना दिया है। और अब मैं फाइनली पहुंचता हूं बेंजीन के पास, जहां पे मुझे ऐसे ही 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स दिखते हैं। जैसे यहां 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिख रहे थे, वैसे ही मुझे भी यहां 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखते हैं। मैं इसकी हाइड्रोजनेशन कराना चाहता हूं, सेम वही 3 मोल हाइड्रोजन से जो यहां करा रहा था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, एंड आई वॉज अगेन एक्सपेक्टिंग कि चलो रेजोनेंस वहां पे भी था और यहां पे भी है, तो 540 किलो जूल हीट यहां पे रिलीज हो जाएगा। लेकिन जब हीट रिलीज्ड देखा तो वो बहुत ही ज्यादा कम था, बहुत ही ज्यादा कम। अगर रेजोनेंस एक वजह थी तो यहां जो रेजोनेंस की वजह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में डिप आया था, डिक्रीज आया था लगभग 60 किलो जूल का, यहां पे भी वो वही होना चाहिए था। यहां पे 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, यहां भी 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस की वजह से तो स्टेबिलिटी अगर होती तो वो 540 के आसपास का वैल्यू होना चाहिए था, लेकिन 540 से काफी कम होना, 360 नंबर में मत जाइएगा, 540 से काफी कम होना हमें क्लियरली फिर सजेस्ट कर रहा था कि बेंजीन जो ये इतना ज्यादा कम एनर्जी, इतनी कम एनर्जी पोजेस करता है, इतना ज्यादा स्टेबल है, उसके पीछे खाली रेजोनेंस तो रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। अगर खाली रेजोनेंस रेस्पॉन्सिबल होता तो ये वैल्यू कुछ 530 540 होनी चाहिए थी, लेकिन उससे काफी कम होना हमें फिर दोबारा से इस बात की तरफ लेके जा रहा है कि कोई और वजह ढूंढिए यहां जो बेंजीन की स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो फिर हमें दिखता है बेंजीन के अंदर प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिसिटी। ये एरोमेटिसिटी जिस भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, हम लोग पीछे भी पढ़ के आए थे फर्स्ट चैप्टर में कि एरोमेटिसिटी जिस भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होता है। एरोमेटिसिटी का मतलब ही स्टेबिलिटी है। तो अगर बेंजीन के अंदर मैं वो 4 फैक्टर जो अंडर द हेडिंग ऑफ हक्कल्स रूल मैंने पीछे बताए थे आपको फर्स्ट चैप्टर में ही, पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर में, ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर, तो उस हक्कल रूल में बोला कि मैंने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, साइक्लिक और प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें मौजूद हैं किसी मॉलिक्यूल में तो आप यकीन मानिए वो बहुत स्टेबल है, क्योंकि वो एरोमेटिक है। और बेंजीन के अंदर जाके हमें क्लियरली पता चलता है कि वो एरोमेटिक है। ये देखिए सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और साइक्लिक है, तो साइक्लिक एंड प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। डीलोकेलाइजेशन, ये रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हम ऐसे दिखाते हैं घूम रहे होते हैं रिंग लाइक फॉर्म में, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन भी है। जहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स तो डीलोकेलाइजेशन है ही सही। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो ये 6 बनता है। यहां आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे फिर क्लियर कट बोल देना होता है कि बेंजीन की स्टेबिलिटी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो अपना मेजर कंट्रीब्यूशन देता है, और वो है एरोमेटिसिटी। इसी एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस की वजह से ये आपको एल्कीन जैसा बिहेवियर शो करता नहीं दिखेगा। जैसे हम लोग एल्कीन्स के अंदर पढ़ते थे कि एडिशन हो जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होके यहां BR लग जाएगा। यहां इतना आसानी से वो एडिशन नहीं होता। यहां मैं अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऐसे कोई जाके एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा तो वो कतई नहीं हो सकता। मुझे ये तो नहीं बोलना कि बेंजीन्स में एडिशन रिएक्शंस कतई नहीं हो पाती हैं, बट स्टिल फेवरेबल रिएक्शंस जो बेंजीन की हैं वो एडिशन नहीं है, वो सब्स्टिट्यूशन है। बेंजीन हमेशा अपने कार्बन्स पे लगे किसी एक ग्रुप को यहां से आउट करना चाहता है। H लगे हुए हैं कार्बन के साथ, तो वो उन H को आउट करना चाहता है और उसकी जगह कुछ नए ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता है। तो वो किसको इंट्रोड्यूस करता है? सी, जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज तो किसी पॉजिटिव बॉडी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किसी नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करने से रहा।
मतलब आप बेंजीन में किसी तरह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को सर्च मत कीजिए कि कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आपको बेंजीन के अंदर दिखाई देंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ही यहां पे फेस करनी होंगी और एडिशन का चांस नहीं है। यहां से किसी एक ग्रुप को हटना होगा और किसी नए ग्रुप को लगना होगा। मतलब बेंजीन आर नोन टू शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये मेन कैरेक्टर रहता है बेंजीन का, वो हमेशा आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाता नजर आएगा। सो अब हमें नेक्स्ट फेज पे ये समझना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता कैसे है। इलेक्ट्रोफाइल कहां से लेके आएंगे? एज सच डायरेक्ट जैसे न्यूक्लियोफाइल लैब्स में मिलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं, वो लैब्स में बहुत कम दिखते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाएंगे वो भी हम एक पॉइंट समझेंगे यहां पे। इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा वो दूसरा पॉइंट हम समझेंगे, और फिर उससे रिलेटेड आगे की स्टोरी रिएक्शंस पे कैसे चेंज होती है। टेक केयर, गुड बाय। इसको अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलते हैं बेंजीन की प्रॉपर्टीज के साथ।